फोर्थ वे ऑफ क्लासिफाइंग द रिसोर्सेज पढ़ेंगे, which is on the basis of status of development. अब इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, और ये 4 टाइप्स कौन से हैं? ये हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो आइए अब समझते हैं इन 4 कैटेगरीज को। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are found in a region, but they have not been utilized as their quantity is unknown. यानी ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमें मिल तो गए हैं, पर हम इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि गुजरात और राजस्थान से हमें विंड और सोलर एनर्जी जो है वो बहुत मिल सकती है, मगर अभी हम उसे यूज नहीं कर पाए हैं। इन रिसोर्सेस की क्वांटिटी भी हमें अभी पता नहीं है, तो इसीलिए हम इन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। मतलब वो रिसोर्सेस जो हमारे पास हैं मगर हम उनको यूज नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो ये हो गया पोटेंशियल, और इसीलिए इन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। अब सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेस। अब ये जो डेवलप्ड रिसोर्सेस हैं, दे आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज ऑलरेडी बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन। यानी ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं। इन रिसोर्सेज को कितनी क्वांटिटी में और कैसे यूज करना है हमें इसकी नॉलेज है, और इन रिसोर्सेज का अच्छे से सर्वे भी हो गया है। हमें ये पता है कि ये कितने हैं हमारे पास और इनकी क्वालिटी क्या है और ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं रिवर्स, फॉरेस्ट्स, पेट्रोलियम। ये सब हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी और देयर लेवल ऑफ फीसिबिलिटी। टेक्नोलॉजी तो तुम सभी जानते हो, और फीसिबिलिटी जो है इसका मतलब है कितनी इजीली और कन्वीनियंटली ये रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं। तो अभी तक हमने कर लिया पोटेंशियल रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप इज स्टॉक रिसोर्सेज। अब ये क्या होते हैं? रिसोर्सेज which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access them. और इन्हीं को हम कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज तो हैं मगर हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। यानी ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, बट हमें अभी पता नहीं है कि इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे निकालना है ताकि इनको हम यूज कर सके। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी और हम उसे यूज कर सकते हैं, मगर हमें ये टेक्नोलॉजी
आती ही नहीं है, हमें इस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है कि हम हाइड्रोजन को कैसे अलग निकालें। इसीलिए इसे स्टॉक रिसोर्स कंसिडर किया जाता है। तो हमने कर लिया है अब पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिर उसके बाद हमने क्या करा बताओ? डेवलप्ड रिसोर्सेज, और अभी अभी हमने करा स्टॉक रिसोर्सेज। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी पर। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है रिजर्व्स की। किसकी? रिजर्व्स की। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, मतलब वो स्टॉक जो अभी हमने करा ना उसका सबसेट है। मतलब ये स्टॉक की ही एक सब कैटेगरी है, एक अलग कैटेगरी है। किसकी? स्टॉक की। अब ये जो रिजर्व्स हैं दे आर यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, यानी ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें यूज करना आता है, पर हम इनको फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर। हमें पता है कि वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट की जाती है, पर वाटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक लिमिट तक ही किया जाता है। इसीलिए डैम्स के पानी, फॉरेस्ट का जो पानी होता है, सब रिजर्व की तरह फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। तो अभी हमने करा कौन सी कैटेगरी? द फोर्थ कैटेगरी, जो कि है रिजर्व्स। तो अभी हमने चारों कैटेगरीज कर ली। पहली कौन सी करी? पोटेंशियल रिसोर्सेज। फिर हमने करा डेवलप्ड रिसोर्सेज। फिर हमने करा कौन सा करा? स्टॉक। और लास्ट मतलब फोर्थ कैटेगरी हमने करी कौन सी? रिजर्व्स की। तो अभी हमने क्या करा कि रिसोर्सेज को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई करा है। कैसे क्लासिफाई करा है? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो चलिए अब तक जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। रिसोर्सेस को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है। इस कैटेगरी में पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज आते हैं। अब जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं बताओ? पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सोच के बताओ, अभी तो मॉड्यूल में करा है हमने। हाँ, वो होते हैं जो अवेलेबल होते हैं बट हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी। इन रिसोर्सेस की क्वांटिटी का भी हमें पता नहीं है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेस वो हो गए जो अवेलेबल हैं मगर हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनकी क्वांटिटी का भी हमें पता नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी है डेवलप्ड रिसोर्सेस की। डेवलप्ड रिसोर्सेस वो हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जिनका डेवलपमेंट डिपेंड करता है ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फीसिबिलिटी, और इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का हमें पता है। अब चलते हैं किस पर? थर्ड कौन सा रिसोर्स था? सोच के बताओ। स्टॉक रिसोर्सेज। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका हमें पता होता है पर उनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हमारे पास वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है जो वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट करे ताकि हम हाइड्रोजन को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सके। तो ये हो गए हमारे स्टॉक रिसोर्सेज। और लास्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स को फ्यूचर की जरूरत के लिए रखा जाता है।
तो अब हमने अच्छे से समझ लिया कि रिसोर्सेज को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया गया है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। जैसा हमें पता है वाटर इज अ रिसोर्स, लेकिन उस रिसोर्स को किस तरह से डेवलप किया जाए, क्या क्या डायमेंशंस हैं जो रिसोर्स के डेवलपमेंट के साथ में जुड़े हैं। हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस के साथ साथ उनकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो सोचो कि कुछ टाइम पहले तक ये माना जाता था कि रिसोर्सेज हमें नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट्स मिले हैं, इसीलिए हमने उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, मतलब बिना सोचे समझे यूज किया। हम इन्हें अपनी नीड से ज्यादा ग्रीड के लिए यूज कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। इसी वजह से अब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हमारे सामने अराइज हुई हैं। अब सोचने की बात ये है कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। चलते हैं और समझते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो पहली है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब लोगों के बिना सोचे समझे अपने लालच की वजह से रिसोर्सेज का यूज करना जल्दी ही रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है, और ये एक चिंता का टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं ग्रीड को, कुछ इंडिविजुअल्स की, कुछ पीपल की। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम है accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have-nots, or rich and poor। यानी resources सब अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। जिनके पास पावर है, पैसा है, वो रिसोर्सेज को अपने हिसाब से और कभी कभी इनडिस्क्रिमिनेटली भी, मतलब बिना सोचे समझे भी यूज करते हैं। और जिन लोगों के पास पावर या पैसा नहीं है, वो इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो जाती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब हैव्स जो कि वो लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है, जैसे पावर और पैसा, और हैव नॉट्स वो हुए जिनके पास पावर और पैसा नहीं है। तो हो गया ना डिवीजन सोसाइटी का, रिच और पुअर, या हम कह सकते हैं हैव्स और हैव नॉट्स। अब थर्ड प्रॉब्लम है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डेग्रेडेशन। यानी इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज यूज करने से सोसाइटी तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई ही, बट इसके साथ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी शुरू हुआ। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मीन्स ओवरऑल जो पूरी अर्थ पर एनवायरमेंट में इम्बैलेंस हुआ है, उसका मेन कारण रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज है। अब देखो, बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डेग्रेडेशन जैसे खतरनाक चेंजेस आ रहे हैं, जो एक बड़े क्राइसिस की तरफ इशारा करते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब तक जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ह्यूमंस की जो एग्जिस्टेंस है और उनकी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं। और ह्यूमंस जो हैं वो बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को एक्सेस में यूज कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये तो हमने मॉड्यूल में डिस्कस करा है, तो ये आप
सोच के बताइए कि पहली प्रॉब्लम क्या है। सोचिए। हाँ, इनमें सबसे पहले है रिसोर्सेज का धीरे धीरे खत्म होना, डिप्लीशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट है रिसोर्सेज के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से सोसाइटी को हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड कर दिया गया है। रिसोर्सेज जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो रिच हैं उनके पास बहुत है, वो बहुत यूज कर सकते हैं। जिनके पास पावर है वो भी यूज कर सकते हैं, मगर जो पुअर है या जिनके पास पावर नहीं है वो रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूज नहीं कर सकते। तो डिविजन ऑफ द सोसाइटी बिटवीन हैव्स और हैव नॉट्स। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिसोर्सेज के अंधाधुन यूज से, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या क्या हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया है और लैंड डेग्रेडेशन हो गया है। और ये सब जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स ही नहीं, ये जो है बड़े क्राइसिस जो है वो एक और बड़े क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमने क्या करा? अभी 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Resources are vital for human survival as well as for maintaining quality of life. Human beings used resources indiscriminately and this has led to the following major problems. Depletion of resources, accumulation of resources leading to division of society into haves and have-nots. This has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. तो हमने अभी तक कुछ टर्म्स पढ़े थे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डेग्रेडेशन। आइए अब एक बार इन सब टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स किसी भी कंट्री या रीजन में जब बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, यानी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होता है, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेस का यूज बढ़ा है, ज्यादा हो गया है, जिससे एज एन इंडस्ट्रियल वेस्ट एयर में पॉइजनस गैसेस की परसेंटेज भी बढ़ रही है, जिनकी वजह से ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अर्थ के ऊपर की ओजोन लेयर भी धीरे धीरे थिन होती जा रही है, जिसको हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड बाय गैसेस दैट आर एमिटेड बाय एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से कई ह्यूमन एक्टिविटीज ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में तो हम सभी को पता है कि जब कोई भी पॉइजनस एलिमेंट्स हमारी सराउंडिंग्स में आते हैं और उसको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है। अब बात करते हैं लैंड डेग्रेडेशन की। जब लैंड की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उसको हम लैंड डेग्रेडेशन कहते हैं। अब वो समय आ गया है कि रिसोर्सेस का एक फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो हमें एक अच्छी लाइफ दे सके और ग्लोबली पीस बनाकर रख सके। अगर इंडिविजुअल्स या कुछ कंट्रीज रिसोर्सेस को इसी तरह से यूज करती रही तो फ्यूचर में ये हमारी अर्थ के लिए एक डेंजर बन जाएगा। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं और एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। अब ये बहुत नेसेसरी हो गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, जो एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस दे। मतलब
प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो और पूरे वर्ल्ड में पीस हो, शांति हो। मगर अगर यही ट्रेंड ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज कंटिन्यू रहा तो हमारा जो प्लेनेट है और हमारी जो लाइफ है बहुत डेंजर में है। और इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है ताकि हम सब एक अच्छी जिंदगी गुजार सके और पूरी दुनिया में पीस हो। रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे रिसोर्सेस के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से धीरे धीरे रिसोर्सेस का डिप्लीशन होता जा रहा है। इसी के साथ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अब टाइम आ गया है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें। तो इस मॉड्यूल में हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस और रिसोर्सेस के बढ़ते यूज से हो रहे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और वो क्या है? वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस मॉड्यूल में हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के बढ़ते यूज से जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको दूर करेगा। और वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations। यानी डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए और रिसोर्सेज का यूज इस तरह से करना है उसकी जो वजह से फ्यूचर जनरेशंस को कोई परेशानी ना हो। अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ लिया, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है जिससे कि ये हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सके। तो 1992 में 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के हेड्स जो हैं उन्होंने रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है एक इंटरनेशनल अर्थ समिट रखा। और ये जो इंटरनेशनल अर्थ समिट है वो पहला था इस टाइप का समिट। यूनिवर्सल लेवल पर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए समिट को कन्वीन किया गया। मतलब उसे बुलाया गया, लोगों को वहाँ बुलाया गया। सोशियो इकोनॉमिक डील करता है विद सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब विद इश्यूज रिलेटेड टू द सोसाइटी एज वेल एज द इकोनॉमी। तो जो ये समिट था उसमें क्या हुआ? बहुत सारे लीडर्स इकट्ठा हुए और इन लीडर्स ने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के डिक्लेरेशन पर साइन किया और ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट करते हैं कि फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे जो 100 कंट्रीज के लीडर्स थे उन्होंने ये समझा कि फॉरेस्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इन लीडर्स ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया, मतलब उसको माना और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया। और ये सब क्यों किया? ये इसलिए किया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो अब चलते हैं और एक क्विक रीकैप कर लेते हैं उन पॉइंट्स का जो हमने अभी अभी पढ़े हैं।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और प्रेजेंट में हुई डेवलपमेंट से फ्यूचर जनरेशंस को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1992 में 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के हेड्स जो थे रियो डी जेनेरो विच इज इन ब्राजील, वहां पे उन्होंने मीट करा, मतलब वहां वो मिले और वहां पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रखा गया था। तो यहाँ पे ये 100 हेड्स मिले। रियो कन्वेंशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को क्या करा, अलाउ किया और हेड्स ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। अब जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो पूरा हो गया। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट should not compromise with the needs of the future generations. In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट का आउटकम है एजेंडा 21। ईयर 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCED भी कहते हैं, रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसका मोटिव था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। ये एजेंडा है टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। और ये सब तभी अचीव किया जा सकता है जब सब साथ मिलकर म्यूचुअल सपोर्ट के साथ कॉमन इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करें। एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा, दैट इज लोकल एजेंडा 21। अब चलते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उसका, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है। तो एजेंडा 21 वर्ल्ड के लीडर्स ने 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में साइन किया था। अब इसका एम जो था वो था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसको अचीव करना था, नॉट जस्ट टू डिस्कस बट टू अचीव इट। अब ये जो है एक एजेंडा है टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। हर गवर्नमेंट अपना लोकल एजेंडा खुद डिफाइन करेगी। यही एजेंडा 21 का एम था। तो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। सो एजेंडा 21 is the declaration signed by world leaders in 1992 at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, and disease. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।